फिर से आपके सामने मौजूद जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के सफलता के कारण भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। दोस्तों मोदी सरकार ने 75,000 नौकरियां निकालने का लिया है फैसला। बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी ने ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को फिर से निशाने पर लिया है। वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई ऐतिहासिक तस्वीरों को मीडिया से गायब करने पर पत्रकार ने देश की मीडिया को जोरदार फटकार लगाई है। वहीं पर 9,000 लोगों ने गुजरात के चुनाव को लेकर अपना सर्वे दिया है। कांग्रेस पार्टी को बम्पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ बताते हैं ये सर्वे और इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर थप्पड़बाज बीजेपी के मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया अभियान और मंत्री के इस्तीफे के नीचे कोई बातचीत नहीं होगी, पूरी तरीके से कर दिया है ऐलान। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे हिमाचल और गुजरात के बाद तेलंगाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को टीआरएस ने फिर से तोड़ दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है ये मामला, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रोजगार मेला जैसे कार्यक्रम कर रही है, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा के डर की वजह से हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद बीजेपी सरकार की तरफ से 75,000 नौकरियां देने की जो बात कही गई है उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई देने लगा है, लेकिन 75,000 नौकरियां मात्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला की शुरुआत की थी, 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपने की बात कही गई थी, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। अगर आप भी रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आ रही है। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और केरल के अंदर जिस तरीके का जन सैलाब लाखों की संख्या में देखने को मिल रहा है, उन सभी को जोड़कर कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो बनाया है जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दोस्तों इस पर पत्रकार ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक यात्रा चल रही है जिससे भारत की मीडिया जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। क्या ऐसी मीडिया को इतिहास कभी माफ करेगा, यानी देश की गोदी मीडिया को लेकर पत्रकार विनोद कापरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, उन तस्वीरों को मीडिया वाले दिखाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे और इसीलिए दोस्तों कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट रहने वाले पत्रकार विनोद कापरी ने अब गोदी मीडिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के अंदर किसकी बनेगी सरकार, जब ये सवाल जनता से पूछा गया दोस्तों तो तकरीबन 9,000 लोगों ने इसमें वोट किया और कांग्रेस पार्टी को 73% लोगों ने वोट कर दिया, बीजेपी को 9.2% और आम आदमी पार्टी को 17.4% लोगों ने वोट कर दिया। यानी दोस्तों एक ये पेज है जिसका नाम पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, जिसने सवाल पूछा था और उसके बाद जवाब देते देते ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 9,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रिया दे दी और आंकड़ा कुछ इस प्रकार है जो भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ाएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो कर्नाटक के अंदर बीजेपी के मंत्री ने महिला को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ और अब मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला है। दोस्तों कर्नाटक के अंदर आवासीय मंत्री वी सोमन्ना ने उस समय एक महिला को थप्पड़ मार दिया था जब उस महिला ने मंत्री से अपनी शिकायत सुनाई थी। दोस्तों और अब मंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर विधानसभा तक मंत्री को मजा चखाने का फैसला लिया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों और मंत्री को पद से हटाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड तरीके से आंदोलन किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक वही राज्य है जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मात्र 10 दिन पहले गुजरी है और दोस्तों पहले इस तरीके के मुद्दे छूट जाया करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इतने एक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ते हुए मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जब तक इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि इस बार बीजेपी को एग्रेसिव तरीके से घेरना है और इसीलिए कार्यकर्ता भी मैदान में है। दोस्तों मंत्री ने हालांकि माफी मांगी है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, थप्पड़ मारकर महिला का अपमान किया गया है। कर्नाटक की महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में है और जब तक मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देगा तब तक पार्टी के कार्यकर्ता वापस नहीं लौटेंगे। और एक और बड़ी खबर की माने तो एकनाथ शिंदे से 22 विधायक नाराज कभी भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। दोस्तों यानी कभी शिवसेना पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर ये सारे विधायक काम किया करते थे, लेकिन शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को धोखा देकर एकनाथ शिंदे के साथ में अपनी अलग पार्टी बना ली और अब एक और राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रहा है। दोस्तों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे से उनके 22 विधायक नाराज है जो जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि शिंदे ने जिस समय शिवसेना में बगावत की थी उस समय पार्टी के 40 विधायक उनके साथ में आ गए थे और अब भारतीय जनता पार्टी में 22 विधायक जा सकते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है दोस्तों, और क्योंकि सामना में लिखा गया है तो जिम्मेदारी से ही लिखा गया होगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर जाकर उन्होंने केदारनाथ से लेकर कई और धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा अर्चना की है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 6 घंटे के दौरे के दौरान 4 बार कपड़े बदलने का एक सवाल उठाया गया था और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन 4 कपड़ों में नजर आए थे दोस्तों ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कपड़े हैं और एक तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार को यही से
कैमरे के माध्यम से करने की कोशिश की गई है। गुजरात की परंपराओं और संस्कृति के प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहीं से प्रतीकात्मक राजनीति करते नजर आए हैं। कुल मिलाकर सभी लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार प्रधानमंत्री 6 घंटे के दौरे में 4 बार कैसे कपड़े बदल सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हरीश ठाकुर ने बताया कि मोदी जी ने हालिया समय में एकमात्र ऐसे राजनेता है जिन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि किसी राजनीतिक संबोधन के दौरान पोशाक और सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हों का गहरा असर होता है। वह लोगों से सीधा जुड़ने के लिए, भावनात्मक तौर पर उन्हें प्रभावित करने के लिए, स्थानीय गौरव और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्रतीकात्मक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले लोग भी इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिकल सिंबोलिज्म करते हैं, यानी प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि तेलंगाना के अंदर मुन्नूगोडे के उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उपचुनाव होते होते बीजेपी की पूरी राज्य इकाई कहीं न कहीं टीआरएस में न शामिल हो जाए। दरअसल दोस्तों पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद रापोलू आनंद भास्कर ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद टीआरएस में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। उनके 1-2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल होने की खबरें पूरी तरीके से सामने आ जाएगी। दोस्तों औपचारिक तौर पर उन्होंने नहीं बताया है कि कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन टीआरएस में शामिल होने की बातें लगभग फिक्स है। वहीं आपको बता दें कि 2012 से लेकर 2018 के बीच में राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। पद्मशाली समुदाय के एक बड़े प्रमुख नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने हथकरघा क्षेत्र में विकास और राज्य के बुनकरों के कल्याण के लिए कोई उपाय केंद्र सरकार ने नहीं किया है, ये सवाल खड़ा किया और मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की राजनीति वो करेंगे इसके संकेत दे दिए हैं। दोस्तों दरअसल केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा हथकरघा और वस्त्रों पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि मुन्नूगोडे के अंदर उपचुनाव हो रहे दोस्तों, और एक के बाद एक नए दिन कोई न कोई बीजेपी का नेता भाजपा छोड़कर टीआरएस में खिसक लेता है। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो मुन्नूगोडे उपचुनाव होते होते लगता है बीजेपी पूरी तरीके साफ हो जाएगी। और एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी ने किया वादा, कहा 15 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीतने पर 15 लाख संविदा और आउटसोर्सेस कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया है। रविवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि यदि पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई तो सरकारी संस्थानों और विभागों में ठेके पर काम करने वाले या आउटसोर्स किए गए 15 लाख युवकों को नियमित नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी। यही नहीं, पार्टी ने बिना कोई चार्ज लिए गैर कानूनी निर्माणों को भी नियमित करने का वादा कर दिया है। वहीं दोस्तों नीतीश कुमार क्या भाजपा में शामिल होंगे, प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा किया था। उसके बाद जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए कहा था कि अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो मैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा। उसके बाद अब तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी एक ही मंच पर बैठे हुए थे जब मीडिया वाले ने तेजस्वी यादव से पूछ लिया कि अगर राज्य के अंदर नीतीश कुमार भाजपा के साथ में जाते हैं तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो उसका स्वागत करेंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एक है और मीडिया तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश करता है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इसी दौरान तेजस्वी यादव के साथ में मौजूद थे दोस्तों, और तेजस्वी यादव की बातों को लेकर उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई है। कुल मिलाकर मीडिया ने जिस तरीके से चलाया था जीतन राम मांझी के बयान को लेकर, उसे तेजस्वी यादव ने खारिज करते हुए कहा है कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक और नेता ऐसी हरकतें करता पकड़ा गया है दोस्तों कि एक बार फिर से बीजेपी के लोगों को शर्म करनी चाहिए। आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर उन्नाकोटी जिले के अंदर 16 साल की बच्ची से गैंग रेप के मामले में महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में राज्य के एक मंत्री के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। आपको बता दें कि कुमार घाट में ये मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। एफआईआर में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि 3 लोग इसमें शामिल है जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में त्रिपुरा के श्रम मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भगवान दास के बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी काफी एग्रेसिव है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो कुल्लू में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से झटका दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के जिया में बाढ़ पंच सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर ने किया है। कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई है। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी जो राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, अब अपना कुनवा ही नहीं बचा पा रही है। वहीं पर कर्नाटका के ओपिनियन पोल को लेकर जानकारी दी गई है दोस्तों। द ग्राउंड रिपोर्ट ने बताया है कि असेंबली सीट 224 में से कांग्रेस पार्टी को 138 से 142 सीटें मिल सकती है कर्नाटका में, जबकि भाजपा को 66
से 70 और जेडीएस को 14 से 18 सीटें मिल सकती है। एक तरफा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कर्नाटका का माहौल है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एंटी इनकम्बेंसी और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को इसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो चोरी के आरोप में दलित व्यक्ति की पिटाई मामले में भाजपा के नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का यह मामला है, जहां पर दलित युवक पर चोरी का आरोप लगाया गया, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार युवक ने प्रदेश की योगी सरकार की फेसबुक पर आलोचना कर दी थी, जिसके बाद ये मारपीट की गई है। दलित के साथ मारपीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक स्थानीय नेता और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो भारत के लिए गौरव का दिन है, जहां पर भारतीय मूल के ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। आप लोग अगर भारतीय मूल के ऋषि सुनाक को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। कांग्रेचुलेशन ऋषि सुनाक जरूर लिखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है और वैसा ही घूमा है दोस्तों। जिन अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, आज उसी ब्रिटेन के अंदर भारत से जुड़े हुए भारतीय मूल के भरतवंशी ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के लिए गौरव की बात है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा में 5 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है दोस्तों, और एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारा गया, जिसके बाद बीजेपी के लीडर ब्राह्मण कम्युनिटी की तरफ से आवाज उठा रहे हैं और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं पर गड्डी समुदाय के लोग जो एसटी समुदाय से जुड़े रहते हैं, वो बीजेपी के धर्मशाला में ओबीसी समुदाय से आने वाले कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरीके के मामले सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का चुनाव फंस चुका है। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक वायरल हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और योगी आदित्यनाथ को गाड़ी में नहीं बिठाया गया था। और अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री का एक और वीडियो सामने आया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री, लेकिन उन्हें गाड़ी में नहीं बिठाया गया दोस्तों। सुरक्षा कर्मी ने उन्हें बाहर ही रहने के लिए कह दिया, जिसके बाद अब इस वीडियो को भी वायरल कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आजकल राज्य की सरकार को लेकर काफी बयान देते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि राज्य की सरकार के फैसले बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही उन्होंने कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर टिप्पणी की थी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को आरएसएस के इशारे पर काम करने वाला गवर्नर करार दे दिया है दोस्तों। जिस तरीके से गवर्नर डे टू डे काम में इंटरवीन कर रहे हैं, वो एक बड़ा मामला बन चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री बयान देकर इस तरीके से गवर्नर को निशाने पर ले रहे हैं दोस्तों। और एक और बड़ी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट प्रभारी राजीव शुक्ला के पास अटकी। कमेटी ने 1.5 महीने से पहले रिपोर्ट सौंपी थी, राज्यपाल को ये रिपोर्ट देने वाले थे दोस्तों, लेकिन पार्टी ने डिले कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला के कारण ये चार्जशीट गवर्नर तक नहीं पहुंची है। कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट कमेटी ने 1.5 महीने पहले तैयार करके राजीव शुक्ला को दे दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जयराम ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे और गवर्नर को सौंप कर आएंगे। एक तरीके का दोस्तों पॉलिटिकल स्टंट था, लेकिन ये सवाल खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के ही प्रभारी राजीव शुक्ला ऐसा करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या है इसके पीछे कारण। वहीं पर उड़ीसा के धामनगर से बीजेपी ने बीजू जनता दल पर लगाया है पैसे बांटकर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। आपको बता दें कि वायरल वीडियो की चर्चा के बाद बीजेपी की महासचिव लेखाश्री सामंत सिगार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसके लोहानी से मुलाकात की है और इस दौरान दोस्तों बीजू जनता दल पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया। दोस्तों इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी 30 तारीख को वडोदरा के अंदर गुजरात में अपनी एक सभा करने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को वडोदरा का दौरा करेंगे। इस समय पूरे गुजरात में चुनावी घंटियां बज रही है। हर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि गुजरात में चुनाव की तैयारियों की घोषणा कभी भी होने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री एक काफिले के साथ गुजरात में प्रचार करने के लिए नीचे आ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के 30 अक्टूबर को वडोदरा में कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे में माना जा सकता है कि इसके बाद ही चुनाव का ऐलान किया जाएगा दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेसी नेताओं का दिल्ली में फिर से डेरा। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार करने में सीईसी के सारे लोग जुट गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से कैंडिडेट को चुनने का प्रयास कर रही है और कई सारे कैंडिडेट तो दिल्ली में ही अपना टिकट पूरा करवाने के लिए बैठे हुए हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो रोहिंग्या डिटेंशन केंद्र को लेकर आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि हमारे पास जो जानकारियां हैं वो गोपनीय हैं। अगस्त में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली के रोहिंग्या को ईडब्ल्यूडी फ्लैट देने के बयान का खंडन करते हुए संसद में अपनी बात रखी थी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है और दिल्ली सरकार को उनके ठहरने के वर्तमान स्थल को डिटेंशन केंद्र घोषित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में दोस्तों ये जानकारी मांगी गई कि रोहिंग्याओं को लेकर कितने डिटेंशन केंद्र बनाए गए हैं, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि ये जानकारी गोपनीय है, नहीं दी जा सकती। वहीं जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री का दौरा सिर्फ दिखावा है, समस्याओं का समाधान कोई हल नहीं निकलता। आम आदमी पार्टी ने
ने जम्मू कश्मीर में पैर पसारने का फैसला लिया है और इस तरीके से बयान देकर अपनी स्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। दोस्तों वहीं पर कर्नाटका में SC/ST आरक्षण बढ़ाने संबंधित अध्यादेश के लिए विधानसभा में कानून पारित करेंगे। सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है। दोस्तों सोमवार को उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर उपाय करेगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है और इसके लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों थावर चंद गहलोत ने रविवार को इसको मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे गजट के अधिसूचना के जरिए सार्वजनिक कर दिया गया है। हालांकि लीगल बैकिंग की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए विधानसभा से बिल पास कराया जाएगा। दोस्तों हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे ढकोसला बताते हुए बसवराज बोम्मई को 40% सीएम बताकर निशाना साध रही है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव से पहले गुजरात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फटकार के बाद 17 IPS अधिकारी का तबादला किया गया है। वहीं दोस्तों मोकामा के उपचुनाव में नकली नोट खपाने की तैयारी चल रही थी। बिहार पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मोकामा उपचुनाव से पहले पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लखीसराय में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ छापे गए करीब 29 लाख के जाली नोट बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा उपचुनाव में इस तरीके के खेल किए जा रहे हैं। दोस्तों कौन सी पार्टी इसके पीछे होगी, आप लोग को क्या कुछ लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि किसान नेता पाल अंबालिया के अनोखे विरोध ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों से लेकर घरों तक रंगोली के माध्यम से बड़ा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के किसान नेता पाल अंबालिया ने अपने घर पर रंगोली के माध्यम से किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों रंगोली में विभिन्न मांगों को उठाया गया है। सबसे पहले फसल के नुकसान का मुआवजा, हरित सूखे की घोषणा करना। रंगोली के विरोध को लेकर पाल अंबालिया ने कहा कि सरकार हमारे सवाल नहीं सुनती है, इसीलिए हमने अनोखा तरीका ढूंढा है और दीपावली के मौके पर इस तरीके से रंगोलियां बनाकर सरकार को बताया है कि आप अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश करोगे तो हम 100 तरीके ढूंढ लेंगे अपनी आवाज को उठाने के लिए। वहीं पर धोराजी सीट पर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की गई। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। दोस्तों गुजरात के अंदर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, एक के बाद एक समाज के अलग अलग उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसी बीच एक स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इसी तरीके का माहौल लगभग हर सीट पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों मंडी सदर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंपा ठाकुर के समर्थन में सदर के आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना कुनबा ही एकजुट नहीं रख पा रही है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 4-4, 5-5 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी में हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नेता ये नहीं बोल रहा कि उनकी सरकार बन रही है, बस केजरीवाल को छोड़ दें। तो सारे नेता हिमाचल प्रदेश में अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जीत जाएंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, लिखिएगा जरूर। एक और बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के NGO को विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी इस मामले पर काफी अग्रेसिव होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने बयान देते हुए मामले पर सरकार का विरोध किया है और साथ ही साथ इस मामले पर आगे और कार्रवाई की जा सकती है, यानी कोर्ट की तरफ रुख किया जा सकता है। इस तरीके के संकेत भी दिए हैं। वहीं पर चुनावों में फ्री भी रोकने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने मांगी राय। आम आदमी पार्टी ने नसीहत दी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने समय मांगा है जवाब देने के लिए। वही दोस्तों कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के 4 नेता थे जो बगावत कर रहे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 31 अक्टूबर को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के आवास को घेरने की धमकी दी है। दोस्तों इसी के साथ में करगिल में प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ मना रहे हैं दीपावली। बीजेपी के लोग प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनता प्रधानमंत्री मोदी से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल पूछ रही है। दोस्तों इसी के साथ में ऋषि सुनाक के नेता चुने जाने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के कार्यालय पहुंचे ऋषि सुनाक। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया है, भव्य स्वागत किया गया है और भारत के लिए भी एक तरीके से दोस्तों गर्व का विषय रहेगा। वहीं आपको बता दें कि तेजी से बंगाल के करीब पहुंच रहा है चक्रवात सितरंग। सुंदरबन से तबाही का अंदेशा है, बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। चक्रवात सितरंग के असर से राज्य के तटीय जिलों के अंदर 70 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि इसके असर हावड़ा, हुगली नदियां और मुर्शिदाबाद के गंगा के तटों तक देखने को मिल सकता है। इसकी तैयारी के लिए NDRF और SDRF की टीम को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं पर कुलपतियों के इस्तीफे वाले केस पर केरल हाईकोर्ट का आदेश। जस्टिस रामचंद्र बोले, कहा गवर्नर के अगले आदेश तक पद पर रहेंगे सारे वाइस चांसलर। वहीं दोस्तों एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से एक दिल्ली है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ये जो पहले टैग दिया जाता था सबसे पॉल्यूटेड सिटी का, उस टैग को अब हमने खत्म कर दिया है। हालांकि दोस्तों रिजल्ट तो कुछ और बताते हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर, लिखेगा जरूर। जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।